हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरो ज्ञान। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, दैट इज ओजोन डिप्लीशन। और ये टॉपिक मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करूंगी। हम बेसिक से लेके थोड़ा हाई लेवल तक पढ़ेंगे, जो भी मैकेनिज्म होता है वहाँ पे। एंड ये टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू यूजीसी नेट ऑल्सो एंड यूपीएससी का। अगर आप एग्जाम देते हो वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स में इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एनवायरो ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि आपको फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओजोन डिप्लीशन। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने पीडीएफ से मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊंगी एंड मैं ये पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। सो एक्चुअल में देखो, ओजोन डिप्लीशन से पहले हमें समझना होगा कि ओजोन होती क्या है। ओजोन इज अ गैस। ओजोन के अंदर देखो क्या होता है, जैसे कि ये हो गया O3, ओके। जैसे O2 इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O3 दैट इज ओजोन। अगर खाली O है दैट इज ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है। तो जब 3 ऑक्सीजन मिलते हैं दैट इज द ओजोन। और ओजोन एक तरीके की गैस होती है। अब देखो, ओजोन जो है 2 तरीके की होती है ओजोन। दैट फर्स्ट वन इज द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और एक होती है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। तो ये दोनों ओजोन होती है। जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है उसको हम एज अ पॉल्यूटेंट कंसिडर करते हैं, और जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है उसको हम, वो एक नेचुरल लेयर है। दैट आप सभी को पता है कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती है उनसे प्रोटेक्ट करती है, तो दैट इज गुड। बट ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की अगर मैं बात करूं, दैट इज नॉट गुड बिकॉज इट एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट। बट मैं जैसे आपको फर्दर बताऊंगी कि थोड़ा बहुत अमाउंट में ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का होना भी जरूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ OH रेडिकल। OH रेडिकल होता है एक, जिसको एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट और एटमॉस्फेरिक स्क्वेंजर भी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो OH रेडिकल होता है बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को वॉश आउट करने में हेल्प करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो चलिए देखते हैं कि दैट इट इज अ पेल ब्लू गैस विद पंजेंट ऑर्डर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रखी है। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन दैट लाइज ओवर गिवन पॉइंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉब्सन यूनिट। अब डॉब्सन यूनिट, जैसे हर एक चीज की अगर मैं आपको लेंथ बोलूँ तो आप उसको मेजर करोगे मीटर सेंटीमीटर में। दैट इज हाउ हम डॉब्सन यूनिट की जो मतलब दैट इज ओजोन को हम कैसे उसकी थिकनेस को मेजर करते हैं, दैट इज इन डॉब्सन यूनिट। एंड 1 डॉब्सन यूनिट इज इक्वल टू 0.001 mm और 0.001 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना कि क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद देखिए, ऑन एवरेज द टोटल ओवरहेड ओजोन एट टेम्परेचर लैटिट्यूड अमाउंट टू अबाउट 350 डॉब्सन यूनिट। अगर हम एवरेज एक थिकनेस की बात करें कि ओजोन लेयर जो है उसकी थिकनेस क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर की बात हो रही है, तो उसकी थिकनेस होती है 350 डॉब्सन यूनिट एवरेज। अगर हम इसको mm में चेंज करें, दैट विल बी इक्वल टू 3.5 mm। अब देखो क्या होता है कि because of the stratospheric wind, ozone is transported from tropical region from where most of it is produced toward पोलर रीजन। अब आपको यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है कि जो भी जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ना ओजोन का, दैट इज ऑन द इक्वेटर। लेकिन जो कंसंट्रेशन आपको मिलेगी वो पोलर रीजन्स में मिलेगी, क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर में सोलर रेडिएशन अच्छी खासी आती है, तो वहां पे ओजोन का फॉर्मेशन होता है। बट वो ट्रैवल करके कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, पोलर रीजन्स में, ओके। नाउ दस क्लोजर टू द इक्वेटर यू लिव द लेस ऑफ टोटल अमाउंट ओजोन दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम यूवी लाइट। ओजोन कंसंट्रेशन इन द ट्रॉपिक्स यूजुअली एवरेज 250 डॉब्सन यूनिट, वेयर इज दोज इन द सब पोलर रीजन एवरेज 450 डॉब्सन यूनिट। वो अब देखो दोनों चीजें इक्वेटर पे बनती ज्यादा है, बट आपको कंसंट्रेशन उसका वहां पे कम मिलेगा। बट पोलर रीजन्स में आपको कंसंट्रेशन ऑन एन अराउंड 450 डॉब्सन यूनिट भी आपको मिल जाएगा। नाउ देयर इज सम नेचुरल वेरिएशन ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन विद सीजन, विद हाईएस्ट लेवल इन द अर्ली स्प्रिंग एंड लोवेस्ट इन द फॉल। तो ये सीजनल वेरिएशन बताया हुआ कि किस किस तरीके से इसका वेरिएशन होता है। नाउ द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है वो एज अ पॉल्यूटेंट वर्क करती है। उसके जो कैसे वो प्रोड्यूस होती है, वो
उसका मैं आपको पूरा बताऊंगी, वो एंथ्रोपोजेनिक तरीके से, किस तरीके से, नेचुरल जो भी तरीके होते हैं उनका प्रिकर्सर होते हैं, उनसे फिर ओजोन का फॉर्मेशन होता है। इट्स एवरेज कंसंट्रेशन इज 0.05 ppm विच वेरीज फ्रॉम 0.01 इन विंटर्स एंड 0.07 ppm in summers. In troposphere, it acts as pollutant. Remember this thing. In plant, it causes stunted growth and can affect metabolic process. And it is also toxic to animals, including human, and hence a acceptable intake value of 0.1 ppm. तो देखो, ये प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स दोनों को ही अफेक्ट करती है। ये किस तरीके से अफेक्ट करती है कि प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है ना, उसको अफेक्ट करती है। इफ ह्यूमंस आर एक्सपोज टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, इट कॉजेज ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स लाइक ब्रोंकाइटिस, हाइपरटेंशन, etc. Now we come to the stratospheric ozone. Now average concentration is about 0.1 ppm. However, within stratosphere it shows vertical variation. अब हमें पता है कि ओजोन इज अ गैस, बट हम बोलते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में लेयर, मतलब ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। अब देखो, जो स्ट्रेटोस्फीयर में भी आपको ना एकदम से मतलब होमोजेनियस का वो नहीं मिलेगा कि किस तरह, मतलब होमोजेनियसली ये डिवाइडेड नहीं मिलेगी आपको। देखोगे कि 15 to 35 किलोमीटर पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर या उसके नीचे नहीं होती है। ठीक है, उसके भी अपने अपने डिफरेंट रीजन है, क्योंकि जब स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो बनती है उसको, उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन चाहिए होती है, और वो ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो जाता है इस तरीके से। तो अगर हम हायर स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो वहां पे ऑक्सीजन आपको कम मिलेगा, बट ऑक्सीजन का एटम आपको काफी अमाउंट में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोअर स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो वहां पे आपको ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी फोटॉन्स नहीं मिलेंगे। तो दोनों चीजें का होना जरूरी है, वो दोनों चीजें आपको मिलती है बेसिकली 15 to 35 किलोमीटर तक, दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन। तो यही रीजन है कि जो ओजोन लेयर है दैट इज मैक्सिमम प्रेजेंट इन द 15 to 35 किलोमीटर। ये इसकी थिकनेस हो, मतलब ये वो हाइट है जहां पे आपको ओजोन लेयर मिलेगी। आई होप आपको अभी तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो वन बाय वन हम आगे चलते जाएंगे। Now the stratospheric ozone depletion and formation, how it forms and how it depletes. Now the formation and depletion of ozone occur with sunlight, and UV rays are essentially for the formation and depletion of ozone. Now the chemistry of ozone depletion is driven by the energy associated from the light by the sun. ओके, तो आज जैसे मैंने आपको भी बताया था कि इसको हाई एनर्जी फोटोन्स की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए इक्वेटर पे इसका फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट व्हिच इज कंसिडर्ड एज ब्लैक एब्जॉर्ब लाइट इन ऑल वेवलेंथ सब्सटेंसेस मे डिफर इन देयर प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब लाइट। नाउ डायटोमिक ऑक्सीजन डज नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूवी रेडिएशन की जरूरत होती है रेडली, बट डज टाइप ऑफ यूवी लाइट इन द रेंज बिटवीन 550 to 400 नैनोमीटर वेवलेंथ। एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब देखो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है कि हर एक जो भी गैसेस होती है ना, उनका अपना एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कि वो किस रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगी। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल। Now in the given graph, the efficient light absorbing behavior of oxygen molecule for the UV region between 72 to 50 nanometer, ये ग्राफ में यहाँ पे बताया हुआ है। Now the friction of light absorbed by oxygen varies dramatically with wavelength. Okay, now as a result of these absorption characteristic, the oxygen gas that lies above the stratosphere filter from sunlight most of UV light from 120 to 220 nanometer. The remainder of the light in this range is filtered by the oxygen in the stratosphere. Now the UV light that is wavelength shorter than 120 nanometer is filtered in and above the stratosphere by O2 and the other constituent of air such as nitrogen, जो कि मैंने आपको बताया था कि अपर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। Thus no UV light having wavelength shorter than 220, क्योंकि देखो UV रेडिएशन जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, UVA, UVC, UVB एंड UVC, और एक और होती है UV वैक्यूम, हम जिसको बोलते हैं, इसका ज्यादा जिक्र नहीं होता है। बट जो ये रेंज है दैट इज लेस देन 220 दैट कम्स अंडर द UVC। अब देखो एक रिलेशन होता है एनर्जी, मतलब कि उसके अंदर उस यूवी रेडिएशन, यूवी रेस के अंदर कितनी एनर्जी होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द उसकी वेवलेंथ। अगर उसकी वेवलेंथ छोटी है, मीन्स कम है वेवलेंथ, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडिएशन। ओके, सो जो UVC का मॉलिक्यूल होता है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, वो अर्थ के सरफेस पे नहीं आती है, बट इट इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ओके, नाउ
This screen protects our skin and eyes, and in fact protects all biological life from extensive damage by this part of the sun output. तो यही यहाँ पे बताया है कि ये जो हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है that protect us from the harmful UV radiations. Now diatomic oxygen also filters some but not all of the UV light in the 220 to 320 nanometer, and this range is of UVB. एंड रिमेंबर दिस थिंग, जो यूवी रेडिएशंस होती है उसमें यूवी ए होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था यूवी ए, नाउ यूवी बी, यूवी सी. ओके, तो ये तीनों होते हैं. तो अभी जैसे हमने देखा कि लेस देन 220 नैनोमीटर जो होता है दैट कम्स अंडर द यूवी सी, एंड दैट इज 220 टू 280 that comes under the UVB, and 280 to 300 नैनोमीटर तक ये होता है हमारा, ये क्या बोलते हैं इसको, UVE. तो UVB जो होती है वो 1% अर्थ सरफेस पे आती है, बाकी 99% इट रिमेन्स इन द स्ट्रेटोस्फियर. ओके, तो तभी यहाँ पे लिखा है that the diatomic oxygen also filters some but not all of the UV light in the 220 to 320 nanometer range. Now ozone filter out all the sun UV light in the range 220 to 290 nanometer range. जो अभी मैंने आपको बताया, which overlap UVC 220 to 280. However, ozone can absorb only a fraction of the sun UV light in the range 290 to 320 nanometer range. Okay. तो ये पूरा का पूरा क्या होता है कि अर्थ सरफेस पे आ जाती है. Now we come to the next part. The remaining amount of sunlight of such wavelength 10 to 30% depending upon latitude penetrate the atmosphere to the earth surface. ओके, ये UVB का यहाँ पे आपको रेंज बताया हुआ है. उसके बाद एक होता है UVA दैट इज 320 टू 400 नैनोमीटर तक हमारी क्या होगी, UVA रेंज होगी, जो कि पूरा पेनिट्रेट कर जाती है उसको और सरफेस पे आती है. ठीक है, अब देखो NO2 does absorb UVA light but is present in such a small concentration in clean air that is its net absorption of sunlight is quite small. तो आपको तीनों के बीच में इनके रेंजेस आपको पता होनी चाहिए. एक तो कि क्या रेंज होते हैं, जैसे UVA का रेंज होता है 320 टू 400 नैनोमीटर, UVB इज 280 टू 320 नैनोमीटर, और उससे जो नीचे होती है दैट इज UVC. और हमारे यहाँ पे जो अर्थ के सरफेस पे आती है दैट इज UVA रेंज, वो टोटल यहाँ पे आती है. जो सन प्रोटेक्शन, जो SPF, जो सनस्क्रीन हम यूज करते हैं दैट इज ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ UVB मेनली. नाउ व्हाट मेंटेन्स ओजोन कंसंट्रेशन, कैसे ओजोन के कंसंट्रेशन वहाँ पे मेंटेन्ड है. So you can see the highlighted part in the stratosphere itself, the intensity of UVC light is much lower since much of it is filtered by the oxygen that lies above. In addition, the air is denser than it is higher up. The molecular oxygen concentration is much higher in the stratosphere. For this combination of most stratospheric oxygen exists as O2 molecule rather than an atomic oxygen. तो O2 molecule के फॉर्म में प्रेजेंट होता है because the concentration of oxygen molecule is relatively high and the concentration of atomic oxygen is relatively small. The most likely fate of stratospheric oxygen atom created by the photochemical decomposition of oxygen is not their mutual collision to reform oxygen molecule, rather they are more likely to collide and react with undissociated intact diatomic मॉलिक्यूल दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन. तो इस तरीके से ओजोन का प्रोडक्शन है O2 प्लस ऑक्सीजन का जो एटम है. ओके, नाउ दिस रिएक्शन इज द सोर्स ऑफ ऑल द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर. ओके, ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स the ozone is consistently being formed by the process, the rate of which depends upon the amount of UV light. जितना UV light आएगा. Now the concentration of oxygen atom and the molecule at the given altitude. At the bottom of the stratosphere the abundance of oxygen molecule is greater. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. Then at the top, because air density increases progressively as one approach like surface, क्योंकि denser molecule नीचे की साइड होते हैं. However, relatively little of the oxygen at this level is dissociated and thus ozone is formed because almost all the high energy UV have been filtered from sunlight before it descends this altitude. तो ये रीजन मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी कि क्यों लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे हाई एनर्जी फोटोन नहीं होते हैं. और क्यों ऊपर में बनता है, क्योंकि वहां पे मतलब अगर हम अपर स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो वहां पे ऑक्सीजन का जो है मॉलिक्यूल कम होगा, एटॉमिक ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलेगी एंड ये हाई एनर्जी फोटोन्स ज्यादा मिलेंगे.
Now within the stratosphere, the air at a given altitude is cooler than that which lies above it. The general name for this phenomenon is temperature inversion, because cool air is denser than hot air. It does not rise simultaneously due to force of gravity. Consequently, the vertical mixing of air in the stratosphere is a very slow process composed of mixing in the troposphere. अब देखो कैसे कैसे स्ट्रैटिफिकेशन